हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि बिहार बोर्ड की तरफ से एस्टेट जो री एग्जामिनेशन है 9 से 21 सितंबर का डेट आप लोग का अनाउंस कर दिया गया। उसके साथ में सेंटर के भी आप लोग को दे दिया गया है कि सेंटर 12 जिलों में सेंटर दे दिया गया है, जिसका लिस्ट भी आ चुका है। तो अब तो समझ में आ चुका होगा कि एस्टेट का एग्जाम पूरा फिक्स है। तो अब एस्टेट के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको सिलेबस निकाल के ही एग्जाम लेना है, परंतु बिहार बोर्ड के तरफ से कोई भी सिलेबस नहीं है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर एस्टेट का री एग्जामिनेशन सिलेबस उपलब्ध करा रहा हूँ, परंतु ये सिलेबस बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं है। ये 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि 2011, 28 जनवरी और 26 फरवरी को लिया गया था, इस पर मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद से मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि अगर हम लोग किस सब्जेक्ट किस चीज को पढ़ें तो हमारा ये क्वेश्चन एस्टेट एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको एस्टेट के सिलेबस कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा जो भी एस्टेट संबंधी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो मैं यहाँ पर आज जो है वह शिक्षण कला एवं दक्षता का एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर अन्य सब्जेक्ट आगे मैं बताते रहूंगा, ठीक है। तो शिक्षण कला एवं दक्षता जो है उसके मैंने यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम है 2011, 26, 28 जनवरी और 26 फरवरी में 3 टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने उसको 3 भागों में बांटा था। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षण कला दक्षता एवं अभिरुचि, मतलब ये हम लोग को पेडागोगी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, जिसमें हम लोग को पेडागोगी पढ़ना होगा। सेकेंड नंबर हमारा होगा रीजनिंग वाला पार्ट, जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का लेवल आपने देखा ही था कि 2019-20 वाला जो 28 जनवरी वाला एग्जाम था वो कितना भास्ट रीजनिंग था उसमें। और थर्ड नंबर जो हमारा है, ये एक नया चीज जुड़ गया है इसमें, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज का जो इसमें क्वेश्चन है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री से भी, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो ये 3 मैं सेक्शन बांटा हूँ, तीनों सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ये 10 डेज का हमारा, क्योंकि 10 डेज बचा ही है, आज से 10 दिन हमारे पास बचा है, तो 10 डेज का काउंट डाउन स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आराम से आपके एस्टेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहला देखता हूँ 2011 में। 2011 अगर बात करें तो उसमें शिक्षण कला एवं दक्षता से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 23 क्वेश्चन शिक्षण कला एवं दक्षता से थे, जिसमें शिक्षण विधियां, शिक्षण टेक्निक या बच्चे कैसे सीखते हैं, परंतु मेन ज्यादा डेवलपमेंट ये सब जो था मेन उसमें किशोरावस्था को लेकर के किया गया था। तो 23 क्वेश्चन उसमें आए थे। और अगर 28 जनवरी का बात करें जिसमें हम सभी ने एग्जाम दिया था, तो उसमें 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण कला से क्वेश्चन थे, ज्यादा भास्ट क्वेश्चन नहीं थे, जनरल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि उसमें जनरली एप्लीकेशन तौर पे वाले क्वेश्चन आए थे। बट अगर 26 फरवरी वाला एग्जाम अगर देखा जाए तो 26 फरवरी का मैंने पेपर भी आप एक वीडियो बनाया था, जिसका मैं लिंक आई बटन में दे देता हूं। तो उसमें मैंने 26 फरवरी वाला जो एग्जाम था वो थोड़ा सा उसका शिक्षण कला वाला अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे थ्योरी के नाम से थे, या थ्योरी का कब किसका हुआ, मतलब सन वाइज थे, जो कि थोड़ा सा भास्ट लेवल था, जिसमें लगभग 24 क्वेश्चन थे। यहाँ पर 26 फरवरी वाला जो एग्जाम था इसमें शिक्षण कला को थोड़ा सा और भास्ट कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड, अगर रीजनिंग की अगर बात करें तो 2011 में रीजनिंग बहुत अच्छा आया था। 23 क्वेश्चन रीजनिंग से हमारे थे, जिसमें आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए थे 23 में। और लगभग वो रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी थे ज्यादा लेवल हाई नहीं था, तब भी एक मॉडरेट लेवल में था, जिसमें आपको लाभ हानि से रिलेटेड भी आपको मिले थे, करेमुल विक्रमुल वाले भी थे। तो वो जो क्वेश्चन थे 23 क्वेश्चन थे। अगर आप खासकर एसएससी या बैंकिंग का तैयारी कर रहे होंगे तो अगर उतना तैयारी कर रहे होंगे तो आपके रीजनिंग वो काफी है, मतलब जनरल थे। और अगर 28 जनवरी वाला एग्जाम दिया जाए जिसमें हम लोग एग्जाम दिए थे, उसका तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो रीजनिंग इतना भास्ट था कि 3 क्वेश्चन भास्ट बनाते बनाते 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन ही गलत हो गए थे, क्वेश्चन ही गलत हो गया था 3 क्वेश्चन उसमें का। तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन रीजनिंग से थे।
30 क्वेश्चन रीजनिंग से थे और रीजनिंग थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया गया था। हाई लेवल बनाते समय ये हो गया था कि 3 क्वेश्चन उसमें गलत भी हो चुके थे। तो 30 क्वेश्चन 28 जनवरी के रीजनिंग वाले में थे। परंतु आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 26 फरवरी को जो एग्जाम लिया गया था उस एग्जाम में मात्र 7 क्वेश्चन रीजनिंग से थे। तो अगर आपको रीजनिंग में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको 7 क्वेश्चन ही रीजनिंग से थे 26 फरवरी वाले एग्जाम में। मतलब जो नया एग्जाम लिया गया था उसमें केवल 7 क्वेश्चन ही थे और वो 7 क्वेश्चन इतना आसान इजी लेवल का क्वेश्चन था कि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये 26 वो रीजनिंग वाला पार्ट था। रीजनिंग वाला पार्ट से हमने ये पता चला कि 2011 में 33, 28 जनवरी को 30 और फरवरी में 26 को 7 थे। अब अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज का 2011 में मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल नॉलेज से रिलेटेड मात्र 4 क्वेश्चन थे। जैसे पूछ दिया गया कि कौन सा विटामिन घुलनशील है, कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है, ये सब जनरल वाले क्वेश्चन हो गए। तो उससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर 28 जनवरी में बात किया जाए तो उसमें जनरल नॉलेज से तो एक क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन आपके पास पेपर खुद होगा, आप उसमें देखिएगा, एक क्वेश्चन उसमें जनरल नॉलेज से नहीं था। सारा क्वेश्चन आपके रीजनिंग और आपके शिक्षण कला से था। परंतु 26 फरवरी वाला एग्जाम ने तो कुछ अलगे कर दिया। ये तो मतलब कुछ हम लोग को पूरा डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि अब तो सिलेबस की बहुत ज्यादा मांग हो गई। क्योंकि इसमें 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित थे, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बायो के क्वेश्चन थे, 1-2 हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन थे, सिविक्स के भी क्वेश्चन थे और एक करंट अफेयर भी जोड़ दिया गया था, जो कि शिक्षा नीति वाले से रिलेटेड करंट अफेयर भी जोड़ दिया गया था। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे गए थे। तो अब अगर इन तीनों का विश्लेषण करें तो हमको अगर क्या करना होगा, तो हमको पहला जो टॉपिक है शिक्षण कला एवं दक्षता, इस पर हमको महारत हासिल करना होगा। क्योंकि तीनों पेपर में देखा जाए तो 20 एबव मार्क्स है इसमें, तो शिक्षण कला एवं दक्षता हम लोग को सबसे ज्यादा देखना होगा। सेकंड नंबर रीजनिंग वाला जो पार्ट है, जैसे कि कोई साथी हैं जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो ज्यादा रीजनिंग पे जोर नहीं देंगे, क्योंकि रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठे हैं पिछले वाले पेपर में, तो ज्यादा रीजनिंग पे जोर नहीं देंगे। वो जोर देंगे इस पर और अपने सब्जेक्ट पर जोर देंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही आपका मेन है। ठीक है, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है, अगर आपको प्रॉब्लम वाला पार्ट है, आपको रीजनिंग कभी पहले नहीं पढ़े हैं, तो इस पे नया पे आपको जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जनरल नॉलेज का जो चीज है, ये जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन आपके लेवल क्लास 10th के थे। क्लास 10th के रिलेटेड से, मतलब 6 से 10 के बीच में लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जनरल नॉलेज का एक बार अगर पढ़ना हो तो एक बार देख सकते हैं, या रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, जो कोई या बैंक का या कोई एसएससी का पेपर अगर देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। परंतु मेन आपको कंप्लीट करना होगा ये फर्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि ये फिक्स है कि 20 नंबर आपकी कंप्लीट आएंगे। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, मैं इसके लिए स्पेशल मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन चीज पढ़ना होगा। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शिक्षण कला दक्षता एवं अभिरुचि में क्या क्या टॉपिक अगर हम पढ़ें कि हमारे सारे क्वेश्चन उससे जो 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग एक एक करके सबको देखना होगा कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, 10 टॉपिक में याद दे रहा हूं, तो आपके लगभग 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन से बाहर से नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को डेवलपमेंट देखना होगा। वो भी डेवलपमेंट पे हम लोग को मेन आपको याद रखिएगा कि किशोरावस्था के बारे में मेन देखना होगा। डेवलपमेंट पूरा देखना, स्टेजेस पूरा कंप्लीट देखिएगा, बट उसमें किशोरावस्था को ज्यादातर ध्यान में रख के कीजिएगा, क्योंकि किशोरावस्था ही हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि स्टेज जो है वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए है, तो उसने के लिए किशोरावस्था आ जाती है। फिर आदर्श अध्यापक की कौन कौन से गुण, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक के गुण से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा है कि बैक आपके एग्जाम में दिया गया है कि किस प्रकार के गुण होने चाहिए, उनमें किस प्रकार का प्रभावशाली तरीका, कक्षा कक्ष का किस प्रकार वो अपने अंदर में कर ले, इस टाइप से क्वेश्चन उसमें बहुत सारे बने हुए क्वेश्चन है। तो आप अध्यापक के गुण से वाकिफ होंगे तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में किशोरावस्था में थोड़ा बालक थोड़ा सा परेशान करते हैं अध्यापक, तो किस प्रकार के उनके गुण होने चाहिए।
फिर नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो हम लोग सिखा रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग जो बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे करके सीखने के ज्यादा वो करते हैं, करके या अवलोकन करके भी ज्यादा उससे करके सीखते हैं। तो हमें शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया या चौक हो गया या हमारा कंप्यूटर हो गया या आपका टीवी हो गया, ये सभी जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसको 3 भागों में बांटा जाता है, श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री। ये तीनों की एक बार रफली पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधि एवं परविधि। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्पेटिव की कौन सी विधि है, फ्रॉबेल की कौन सी विधि है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। तो ये 1 नंबरिया के लिए आप लोग को जरूर याद रखना होगा। तो शिक्षण विधि आप लोग को थोड़ा बहुत एक बार याद कर लीजिएगा, परियोजना विधि, इसके स्टेपेज मत याद कीजिएगा, स्टेप उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये विधि किसने दिया था और कब दिया था, ये अगर आपको नाम वाइज याद हो जाए तो कुछ का जिसका देख लीजिएगा, ठीक है। शिक्षण प्रविधि भी आप लोग थोड़ा टेक्निक देख लीजिएगा क्या है, वैसे टेक्निक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। टेक्निक में मतलब वही हो गया कि व्याख्यान कैसे किया जा रहा है, जिसकी टेक्निक हमारा आ जाएगा, परंतु मेन आपका शिक्षण विधि है, विधि से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अधिगम के कितने सिद्धांत हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे आपको देखा होगा कॉलर एंड कॉफका का है, या थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, वाइगोत्स्की का है। ये सारी थ्योरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं। थ्योरीज के नेम याद रखिएगा, अलग अलग टाइप से कई के नेम होते हैं, कई को कुछ नेम से जाना जाता है, तो वो सारे नेम आपको याद रखने होंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाली वो जो फरवरी का एग्जाम हुआ था 26 फरवरी में, उसमें शिक्षा अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन आपके अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है ये नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, चाहे स्किनर के किस सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप से आपको पूछ देगा तो आप इसमें कर सके इसको। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या है, पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसको देख लीजिएगा सरल से कठिन की ओर। उसके बाद से जो पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत होते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, ये सब जो सिद्धांत है उसको देख लीजिएगा। उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में आप याद रखिएगा एनसीएफ को जरूर देखिएगा। एनसीएफ कब लागू हुआ था, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एनसीएफ क्यों लागू हुआ था, ये सारा कुछ आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिल जाएगा। 1 पेज पाठ्यक्रम का नोट्स आपके पास अगर होगा तो आप उसको कंप्लीट 1 पेज में ही पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। अगला है पाठ योजना। मतलब पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना जो आपने देखा वो सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, पाठ का निर्माण करते हैं, तो पहले पाठ योजना क्या है, तो पाठ को करने से पहले अध्यापक पहले बनाता है योजना, वो पाठ योजना हो गई। इसमें कौन कौन से प्रोसेस करता है वो देखना होगा, और उसमें सूक्ष्म शिक्षण को भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग, उसके क्या स्टेपेज है, किस तरह से वो प्रक्रिया संपन्न होती है। एक बार छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा, ज्यादा इससे क्वेश्चन आए नहीं है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप लोग को याद रखना, मूल्यांकन 2 प्रकार का, रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा हमारा क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक और रचनात्मक 2 मूल्यांकन है, वो दोनों का अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग को ये CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये कब लागू हुआ था ये याद रखिएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही आप लोग को मैक्सिमम कीजिएगा। 1 पेज या 1.5 पेज का नोट्स होगा, वो आप लोग आराम से मूल्यांकन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन में आप लोगों को क्या है, क्योंकि जैसे बालक जब ये किशोरावस्था में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को सबसे ज्यादा यहाँ पे विद्यालय को संगठन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो संगठन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से खेल का मैदान में, किस प्रकार से प्रार्थना जो प्रेयर है उसमें कैसे किया जा सकता है, तो एक बार ये जनरली हम लोग सब जानते हैं, वो जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद्यालय संगठन से। तब भी एक बार विद्यालय संगठन वाला मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है इसको एक बार देख लीजिएगा। समय सारणी ये सब जिस प्रकार का किया जाता है, एक बार खेल कूद वाला जो है एक बार इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इसमें खेल कूद ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेन आप लोग को
थोड़ा बहुत मेरे को होता है शिक्षण विधि मेन है, अधिगम मेन है और यहाँ पर मूल्यांकन मेन है। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाते हैं मुख्य संप्रदाय। मेरे पास अभी 3 संप्रदाय मिले हैं क्योंकि मैं क्वेश्चन को देख रहा था, तो 3 संप्रदाय इसमें मिले। एक सृजनात्मकता से मिले कि सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के उन लोग को देना चाहिए, 4 ऑप्शन रहेंगे तो किस तरह के आप कीजिएगा। तो उसमें सबसे पॉजिटिव याद रखिएगा जिसमें बालक अपने दिमाग का प्रयोग स्वयं से करके कर सके, तो वो हमारा होगा सृजनात्मकता को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता का याद रखिएगा क्योंकि प्रत्येक बालक एक जैसा तो होता नहीं है, अलग अलग उसमें सब में होता है, तो ये किस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। और एक संप्रेषण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बालक तो यहाँ नहीं है, वो किशोर है, और किशोर से हम लोग संप्रेषण किस प्रकार से कर सकें, किस प्रकार से उन्हें ऐसा कर दें कि वे हम लोग से अपनी बातों को छुपाए नहीं, हम लोग के फ्रेंडली टाइप में रहें। क्योंकि इस समय किशोरावस्था में बहुत सारी आपको पता होगा कि नई चेंजिंग आते हैं, वो चेंजिंग की वजह से किशोरावस्था में भ्रम भी पैदा हो जाता है। तो ये सारे दूर करने के लिए आपको संप्रेषण बालकों से अच्छे टाइप से रखना होगा। ठीक है, तो इतना टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो आपके 24 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरे को नहीं लगता है कि आपको इतना टॉपिक देखने में आपको 3 डेज ही काफी है। 3 डेज में आपके ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और याद रखिए, आप YouTube पे इसके बारे में सर्च मत कीजिए कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप बुक पर ध्यान दीजिए क्योंकि बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना देर YouTube पे देख करके आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे उतना देर में आप बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह। हाँ, जो चीज आपको ना समझ में आ रहा है उसके स्पेशल आप जाइए YouTube पे सर्च कीजिए, उसके स्पेशल वीडियो को आप देख लीजिए, वो आपके लिए। तो कंप्लीट YouTube से आप पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं यहाँ पर आप लोग को और आगे जो है रीजनिंग है और ये जो है इसके लिए भी आप लोग को सिलेबस उपलब्ध कराते रहूंगा। तो आई होप कि आप सभी ये समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक कीजिएगा कि शेयर भी हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है लेकर के चलेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।